जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGA 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के जून 2024 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले हम इसके 3 सोल्ड क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं और एक इसकी 1 शॉर्ट वीडियो करवा चुके हैं, जिसमें इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, कैसे आपको एसे लिखना है, कैसे आपको जो जो चीज़ें इसमें आ सकती हैं वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर आप इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर और एक इसकी 1 शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 50 में से 45 प्लस मार्क्स आराम से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी और अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, इनका आपको रिटर्न में आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। एक का आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है, एक 5 का है, 4 के आंसर देने हैं तो 20 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल 6 है तो 6 में से 4 का सोल्यूशन देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको एक लेटर लिखना है। थर्ड क्या है, आपको एक ग्रुप डिस्कशन लिखना है। कोई भी एक टॉपिक पर आपको उठा के एक ग्रुप डिस्कशन लिखना है। आप 5 स्टूडेंट ले लेंगे, उसमें से उसके थ्रू आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। वो आपको इसमें डिटेल दी गई है कि कौन सा पैराग्राफ लिखना है। और इसमें एक स्टैंड बाई क्वेश्चन है इसका। अगर आप पहला नहीं करना चाहते तो दूसरा कर सकते हो। ये थोड़ा नया टाइप का है। हमने 3 क्वेश्चन पेपर करवाए थे, उसमें किसी में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें है। इसमें आपको दिया गया है यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो जो आपको एक थोड़ा सा सेंटेंस दे देंगे, फिर इसके बाद डैश डैश दे देंगे खालिस्तान, उनको आपको भरना है ताकि आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू इनको भर पाएँ। ऐसे ही आपको बी दिया गया है। बी में भी आपको इमेजिनेशन दी गई है, वैसे आपको करना है। तो आपको 5 ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको 5 को फिल करना है। 5 इसमें दिए गए हैं तो 5 5 10 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसका सोल्यूशन देखेंगे हम। एवरी एंड ईच क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन पर दिया गया मोबाइल नंबर है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन क्या होता है। तो इसमें अलग पर्सपेक्टिव है इसका, और ये जो आपने पहले पढ़ा था स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट, उससे थोड़ा अलग है। स्ट्रेस क्या होता है, इंटोनेशन क्या होता है। स्ट्रेस को हिंदी में हम बोलते हैं बलाघात और इंटोनेशन को बोलते हैं स्वराघात। तो स्ट्रेस रेफर्स टू द एम्फेसाइज गिवन टू सर्टेन सिलेबल्स और वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। तो जब हम बोलते हैं ना तो स्ट्रेस रेफर करता है, एक स्पेशल एम्फेसाइज करता है, ताकि जो पार्टिकुलर सिलेबल है, वर्ड है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हम बोलते टाइम करते हैं। जो स्ट्रेस इट हेल्प्स इन मेकिंग स्पीच क्लियर एंड मीनिंगफुल। जो स्ट्रेस होता है इसके कारण क्या है, आपकी स्पीच और क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है और मीनिंगफुल बन जाती है। इनोटेशन क्या होता है, अब बात करते हैं इनोटेशन की। इनोटेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। तो जब आवाज़ में जो हम बोलते हैं उतार चढ़ाव है, उसको बोलते हैं इनोटेशन। तो ये क्या करता है, हमारे इमोशंस को, एटीट्यूड्स को और जो पर्पज है सेंटेंस का, उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इट एक्सप्रेस इमोशंस, एटीट्यूड एंड सेंटेंस टाइप सच एज क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स। तो अगर स्ट्रेस की बात करें तो उसमें होगा आई वांट ए रेड पेन नोट ए ब्लू पेन। तो इसमें जो रेड पेन दिया गया है ना, रेड हाईलाइट किया गया है, वो है स्ट्रेस। तो वर्ड है ना वो रेड, वो एक स्ट्रेस्ड है, हाईलाइट किया गया है इसकी इंपॉर्टेंस को। वही इनोटेशन में बात करते हैं तो इनोटेशन में क्या है, कभी राइजिंग इनोटेशन होता है, कभी फॉलिंग इनोटेशन होता है। जो कि क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो क्या है, राइजिंग इनोटेशन होता है, और इन स्टेटमेंट में बात करेंगे तो फॉलिंग इनोटेशन होता है। जैसे कि अगर राइजिंग इनोटेशन की बात करेंगे तो आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अगर फॉलिंग, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसके एग्जांपल दे दिया होगा। प्रॉपर स्ट्रेस एंड इनोटेशन मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेस और इनोटेशन का यूज़ करते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव, नेचुरल और ईजी टू अंडरस्टैंड बन जाएगी। दे आल्सो हेल्प इन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग इन स्पोकन लैंग्वेज। और ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में, जो कि स्पीकिंग लैंग्वेज में काम आती है। तो ये हमारा स्ट्रेस एंड इनोटेशन हो गया। दूसरा इसमें है होमोफोन्स एंड वर्ड लिफ्ट। लगातार चौथे क्वेश्चन पेपर में आया है होमोफोन्स।
होमोफोन्स, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे मैंने बताए थे, ये बार बार इसमें क्या है रिपीट होते हैं। आपको इन पर ध्यान रखना है कि इनको करना कैसे है। तो हमें इसमें बात करनी है होमोफोन्स और वर्ड शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं होमोफोन्स होता क्या है। आर वर्ड्स दैट साउंड लाइक, जो कि एक जैसी साउंड करते हैं लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं, स्पेलिंग्स अलग अलग होती है। सच एज फ्लावर, फ्लावर इसका मतलब हो गया फूल, इसका मतलब हो गया आटा, आपका जो अब गेहूं की रोटी वगैरह बनाते हैं उसको आटा बोलते हैं। और सी इसका मतलब समुद्र है, इसका मतलब सी है। तो इनका क्या है, अगर बोलने में क्या है उसकी साउंड कैसी है, एक जैसी आ रही है, लेकिन अगर बात करते हैं इसमें स्पेलिंग की और इनकी मीनिंग की, वो डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं होमोफोन्स। वर्ड शिफ्ट की बात की जा रही है कि वर्ड शिफ्ट क्या होते हैं। तो वर्ड शिफ्ट रेफर टू द चेंज इन द ग्रामेटिकल फंक्शन और मीनिंग ऑफ ए वर्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। तो वर्ड शिफ्ट रेफर्स टू द चेंज इन द मीनिंग और फंक्शन ऑफ ए वर्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज इन ए सेंटेंस। तो जो क्या है, जब एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं रिकॉर्ड, ये क्या होता है, कैन बी नाउन, एक रिकॉर्ड क्या है नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकती है टू रिकॉर्ड। बोथ कॉन्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी है पढ़ने के लिए, उनके करेक्ट यूज़ के लिए, ताकि इंग्लिश में वर्ड को सही तरीके से यूज़ किया जाए और कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जाए कम्युनिकेशन में। तो ये हमारे होमोफोन्स और वर्ड शिफ्ट है, जिसका हमने एक एक करके आंसर देखा। इनका 100 वर्ड में आंसर देना है तो इनका छोटा है, पॉइंट इनकी डेफिनेशन देनी है, इसके एग्जाम्पल देने हैं, बस इतना ही करना है। अगला हमारा है इसमें थर्ड, इसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या ज़रूरतें हैं इसमें देखेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर क्लियर कम्युनिकेशन, एक ग्रुप डिस्कशन में क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में 5 बंदे बैठे, 2 ही एक्टिव पार्टिसिपेट ले रहे हैं, सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। पार्टिसिपेंट शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली, जो पार्टिसिपेंट है वो कॉन्फिडेंटली बोलने चाहिए। स्टे रेलिवेंट टू द टॉपिक, और जो टॉपिक है उसी के ऊपर बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, दूसरे जो ओपिनियन दे रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग, गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड इसेंशियल, और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्लियरली, जो कि इसेंशियल आइडियाज़ हैं वो बताने के लिए। वन शुड अवॉइड डोमिनेटिंग द डिस्कशन और रिमेनिंग साइलेंट, तो किसी कोई भी बंदा हो उसको साइलेंट नहीं रहना ग्रुप में, उसको क्या है पार्टिसिपेट करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, अच्छी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं कि अकेला बोल रहा बाकी को चांस ही नहीं मिला बोलने का, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी है। आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ए सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक बेटर डिसीजन मेकिंग बना सकता है, वो एक्सचेंज करता है आइडियाज़ को, क्योंकि अगर 5 बंदे बैठ के बात करेंगे तो कुछ ना कुछ शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगी, ताकि उसमें क्या है कुछ ना कुछ नॉलेज का शेयर होगा, अच्छा डिसीजन मेकिंग आएगा। अगर अगला है फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, तो रीडिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसकी बात करेंगे। रीडिंग इज ए कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, तो कोई भी रिटन टेक्स्ट है उसको पढ़ना, उसको समझना, ये कोग्निटिव प्रोसेस है रीडिंग का। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कॉम्प्रीहेंशन, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया और स्पीड हो गया। तो इसमें ये इसकी क्या है, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या है, एक रीडिंग है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम क्या है कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन जो कि इसकी व्याख्या है, फिर इसकी स्पीड और फ्लुएंसी आ जाती है, फिर इसका एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन आ गया जिसका बोध कराता है पूरा, फिर ये क्या है कंसंट्रेशन देता है, एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारे पास रीडिंग करते समय, एकाग्रता होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो हर चीज़ की व्याख्या करेगा, एक्यूरेसी होगी, स्पीड होगी हमारे पास। रीडिंग कैन बी साइलेंट और लाउड, रीडिंग क्या है साइलेंट होनी चाहिए या फिर लाउड, 2 तरीके से हो सकती है। एंड मे बी डिपेंडिंग ऑन द पर्पज, जैसा पर्पज होगा वैसे उस हिसाब से साइलेंट या लाउड होनी चाहिए। सच एज स्टडी, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या है स्टडी हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। इफेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, जो एक इफेक्टिव रीडिंग है वो इन्वॉल्व करती है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, रेदर देन जस्ट प्रोनाउंसिंग वर्ड। आप कोई भी क्या कर रहे हो रीडिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है एक बार वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, मैं अगर इसमें लाइन पढ़ के चला जाऊँ तो आपको क्या पता चलेगा, लेकिन आपको क्या है इसमें कुछ उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, उसमें जो आप बोल रहे हो वो समझ में भी आना चाहिए दूसरे बंदे के। इट आल्सो इम्प्रूव वोकेबलरीज,
ये क्या करता है, वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है, थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, नॉलेज को इम्प्रूव करता है। एक अच्छा रीडिंग स्किल, गुड रीडिंग स्किल इंक्लूड एक्यूरेसी, क्या करता है उसमें एक्यूरेसी इंक्लूड होती है, फ्लुएंसी होती है, द एबिलिटी टू एनालाइज, उसमें एबिलिटी होती है एनालाइज करने की, इवेलुएट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करने की। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या की थी जो कि हमने अभी इसमें देखी। सबसे पहले इसमें थी कॉम्प्रीहेंशन की, फिर कंसंट्रेशन, इंटरप्रिटेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्पज ओरिएंटेड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। जो रीडिंग है वो कितने टाइप की है, 2 टाइप की बताई इसने, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने देख लिया। इसके कारण क्या होता है, वोकेबलरी इंप्रूव होती है, इन्हांस नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, थिंकिंग डेवलप होती है, रीजनिंग स्किल्स बढ़ती है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ इंप्रूव होती है, एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस में हेल्प मिलती है। तो ये इसकी रीडिंग की करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस सब कुछ हमने इसमें देख लिया है। अगला है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स आर पुअर टेक्निक्स दैट रिड्यूस रीडिंग एफिशिएंसी। तो जो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स होती हैं वो रीडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती हैं। दीज इंक्लूड रीडिंग वर्ड्स बाय वर्ड, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आप रीड कर रहे हो वर्ड बाय वर्ड, एक्सेसिव सब वोकलाइजेशन कर रहे हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रही है आपके पास क्या है, रीग्रेशंस और पुअर आई मूवमेंट है आपके पास। तो इसमें रिग्रेशन की बात करेंगे तो बार बार आप पीछे जाकर पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। और आप कॉम्प्रीहेंशन की बात करोगे तो इसमें हो गया समझ हो गया, आप स्कीमिंग छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, वो मुख्य विचार है उसको जल्दी पढ़कर समझना। और स्कैनिंग बोलते हैं विशेष जानकारी को खोज के लिए पढ़ना। तो इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, सच हैबिट स्लो डाउन द रीडिंग स्पीड एंड रिड्यूस कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, समझ की प्रक्रिया को कम कर देता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है, आल्सो कंट्रीब्यूट टू इनफेक्टिव रीडिंग। अगर आप क्या है डिस्ट्रैक्टेड हो और आपकी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी इनफेक्टिव रीडिंग हो जाएगी। दिस हैबिट कैन बी इम्प्रूव थ्रू द रेगुलर प्रैक्टिस। इन हैबिट को हम रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू, इंक्रीजिंग वोकेबलरी के थ्रू और यूजिंग टेक्निक्स लाइक स्कीमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। स्कीमिंग क्या होता है, जो मुख्य विचार है उसको जल्दी पढ़कर उसको समझना, और स्कैनिंग क्या होता है, विशेष जानकारी को खोज कर उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। अब बात करते हैं इसके 6th फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है। तो 6th है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स रेफर टू द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इन राइटिंग और स्पीच। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग तरीके हैं अपने आइडियाज़ को लिखित या मौखिक रूप में एक्सप्रेस करने के। द मेन फॉर्म्स इंक्लूड नरेशन, जो इसकी मेन फॉर्म होती है वो क्या है, उसमें नरेशन इंक्लूड होती है, डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होता है, एक्सपोजिशंस होती हैं, आर्ग्यूमेंटेशंस होता है। तो इसमें जो मेन होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। नरेशंस टेल स्टोरी और सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कोई भी नरेशन होता है वो एक स्टोरी को बताता है, उसके सिक्वेंस को बताता है। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट ए पर्सन, कोई भी डिस्क्रिप्शन है वो क्या डिटेल को प्रोवाइड कराता है एक आदमी की, एक प्लेस की और एक थिंग की। एक्सपोजिशन एक्सप्लेन और इन्फॉर्म अबाउट ए टॉपिक, कोई भी एक्सपोजिशन होती है वो एक्सप्लेन करता है, इन्फॉर्म करता है एक टॉपिक के बारे में। आर्ग्यूमेंटेशंस प्रेजेंट द ओपिनियंस, कोई भी आर्ग्यूमेंटेशन होगा वो ओपिनियंस को प्रेजेंट करेगा। सपोर्टेड बाय रीजन्स, वो क्या है रीजन को सपोर्टेड करेगा, एविडेंस देगा। इस प्रकार ईच फॉर्म सर्व्स एज ए डिफरेंट पर्पज इन कम्युनिकेशन, तो इसी प्रकार क्या है ईच सर्व होती है वो उसका अलग अलग पर्पज होता है कम्युनिकेशन में। एंड हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इफेक्टिवली, जो कि अपने आइडियाज़ को अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, डिस्कोर्स का मतलब हो गया विचारों की संगठित अभिव्यक्ति हो गई, और नरेशंस हो गया वर्णनात्मक कहानी को कहना, डिस्क्रिप्शन हमें विवरण देना है उस चीज़ का, एक्सपोजिशन हो गया व्याख्या है जानकारी प्रस्तुत करना, आर्ग्यूमेंटेशन क्या हो गया तर्क प्रस्तुत करना। तो मेन फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स क्या हो गया, नरेशंस, डिस्क्रिप्शंस, एक्सपोजिशंस, आर्ग्यूमेंटेशंस। तो ये हमारे क्या है मेन फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स हैं जो कि हमने इसमें देखे। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स की, कि हमारे कम्युनिकेट आइडियाज़ को इफेक्टिवली हेल्प करता है, ये राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज रहती है और अंडरस्टैंडेबल रहती है। इसके कारण क्या है डिफरेंट पर्पजेज सच एज स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग और परसुएडिंग, इनको ये अलाउ करता है, और एक कम्युनिकेशन इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग को इन्हांस करता है। तो ये फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अब देखते हैं इसका लेटर। तो लेटर के बारे में सबसे पहले आपको कोई भी लेटर या एप्लीकेशन देख रहे हो तो उसको आपको पहचानना जरूरी है कि उस क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो ये आप किसको लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो एडिटर को। तो ये एक लेटर है जो कि एक एडिटर को लिखा जाएगा
जो कि एक पब्लिक प्रॉब्लम है उसको नोटिस करने के लिए अथॉरिटी की नोटिस में डालने के लिए लिखवाया जा रहा है एक न्यूज़पेपर के थ्रू। तो आपका क्वेश्चन में इसमें मैटर क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो तो उसकी आपको जो फॉर्मेटिंग है वो सही होनी चाहिए कि उसको आपको लिखना कैसे है। तो आप इसको कैसे किस तरीके से लिख सकते हो, कोई भी लेटर है उसको दो तरीके से लिखना होता है। पहला, आपको जो सेंडर एड्रेस होता है आपका सेंडर एड्रेस आएगा, फिर सेंडर एड्रेस के बाद क्या आएगा, डेट आएगी, डेट के बाद क्या आएगी आपका रिसीवर एड्रेस आएगा, रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर आपका क्या आएगा इसमें ग्रीटिंग्स आएगा, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम के बाद क्या है आपका आएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो आपका फिर क्या है आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओगे वो होगा, फिर आपकी क्या होगी क्लोजिंग लाइन्स होगी, क्लोजिंग लाइन के बाद आपका क्या है यू आर सिंसियरली या फिर थैंकफुल, जो भी आपका आएगा ये थैंकिंग यू करके यू आर फेथफुली और आपका नाम एड्रेस इसमें बता सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, पहला इसमें आप अपना नाम पता आपका जो सेंटर एड्रेस है वो आप नीचे लिख सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन में होता है ऐसा, लेकिन आप क्या है लेटर लिख रहे हो तो ये यहाँ नहीं आएगा, आपका एड्रेस आएगा यहाँ। तो आपको कैसे लिखना होगा, आप कौन हो, आप राम हो और आप कौन से कहाँ के हो, राइट लेटर टू एडिटर कंप्लेनिंग ऐसा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, आप किस लोकेलिटी को, 13 सेक्टर दिल्ली रोहिणी, ये इस प्रकार आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर क्या है न्यू दिल्ली आ जाएगा, फिर आप डेट क्या है आज की डेट लिख सकते हो कि आज की डेट में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो एक लाइन छोड़नी है आपको, फिर लिखना है 12 जून 2026, फिर एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के आप किसको लिख रहे हो, टू आएगा, टू ये आंसर की जगह टू आएगा, यहाँ से शुरुआत होती है टू, फिर नीचे आएगा द एडिटर को लिख रहे हो, फिर कौन सा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस को आप लिख रहे हो, फिर कौन सी सिटी का है न्यू दिल्ली का ही न्यूज़पेपर है तो न्यू दिल्ली को लिख रहे हो, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखना है आपको, तो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट, तो कंप्लेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, ये आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या है रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, फिर आपको लिखना है इसमें इसका इंट्रोडक्शन। तो आपका इंट्रोडक्शन इसमें पिछले 3 वीडियो में मैंने इजीली हर लेटर हर एप्लीकेशन को करवा रखा है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप अपने एरिया में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताओगे कि मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, इतने दिन से ये हो रहा है, फिर आपको क्या है इसके आपके डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स इसमें बारे में दी गई है, लेकिन इसकी तरफ से डिपार्टमेंट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ करे नहीं गया। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू कि हमारी इन प्रॉब्लम को सुना जाए और इसको सुधारा जाए, हमारी रेगुलर सप्लाई की जाए इलेक्ट्रिसिटी की। और लास्ट में क्या है क्लोजिंग लाइन्स दोगे इसमें, आई होप दैट योर न्यूज़पेपर द इशू विल रीच द कंसर्न ऑफिशियल्स एंड प्रॉम्प्ट नेसेसरी एक्शन, और वो क्या है आपके न्यूज़पेपर के थ्रू आप ये मुद्दा ऑफिशियल तक पहुंचेगा और उस पर नेसेसरी एक्शन होगा। फिर एक स्पेस, फिर आपका थैंक यू आएगा, फिर एक स्पेस आएगा एक लाइन का, फिर यूर फेथफुली, फिर आपका जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसी जगह एप्लीकेशन होती कि अपनी डिपार्टमेंट की होती तो आपका क्या है जो सेंडर एड्रेस है वो यहाँ पर आता है, लेकिन ये क्या है लेटर है यहाँ पर नहीं आएगा, आपका ऊपर यहीं पर आएगा, जो भी लिखना है आपको वो सेंडर एड्रेस ये वाला इस पोजीशन पे इसके ऊपर आएगा, जो कि पहले लेटर में मैंने करवा रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, राइट ए ग्रुप डिस्कशन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अमंग द ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट। कोई भी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें मेन क्या चीज़ें होती हैं, आपको कितने मेंबर है इसमें, जैसे कि इसमें बताया गया है आपके 5 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि इसमें मान लिया ABCDE आपके 5 स्टूडेंट हैं। आपको किसी भी एक टॉपिक पर क्या करना है ग्रुप डिस्कशन करना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पर करना चाहते हो। तो ये है पहला टॉपिक लर्निंग थ्रू द ऑनलाइन मॉडल, रोल ऑफ यहाँ होल रखा है यहाँ पर आएगा रोल ऑफ मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। थर्ड है इसमें क्रिएटिविटी एंड डेडलाइंस। तो जैसा आपको जो अच्छा लगे जो उचित लगे जिस पर आप करना चाहें उस पर आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन है उसमें क्या होता है कि आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको आइडियाज़ देने होते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें अपने अपने आइडियाज़ देंगे उस टॉपिक पर। फिर होता है इसमें इसकी क्या हेल्प करता है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, टीम वर्क को डेवलप करता है ताकि मिलकर सारे एक साथ काम कर सकें। तो एक जो भी डिस्कशन करना है आपको किसी भी टॉपिक पर वो उसके इम्पोर्टेंस पर बात करता है। तो मैं मान लेता हूँ इसमें
रोल ऑफ मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप किसी भी भी कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए, 5 स्टूडेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि आप डिस्कशन लिख रहे हो, 5 पेज का आपने डिस्कशन लिख दिया, नहीं। आपको क्या है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का 2 बार करोगे तो 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट का 10 बार डिस्कशन हो जाएगा, जो कि 10 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट क्या है, 2 बार बोलेगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये सेकेंड टाइम बोल रहा है। इसी प्रकार क्या है, BCDE भी सेकेंड टाइम बोलेगा। अब इसमें देखते हैं इसका ए क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज रोल ऑफ मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मीडिया प्लेज एज इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। तो ये क्या है, रोल ऑफ मीडिया का बताता है किनमें, एजुकेशन फील्ड में, कि इसने इंपॉर्टेंस बताई। दूसरा क्या बताता है, यस आई एग्री, मैं एक को सहमत करता हूँ। मीडिया सच एज ए टेलीविजन, मीडिया कैसे, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, स्पेशली डिजिटल मीडिया हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स इजिली। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को नई चीज़ें सीखने के लिए। एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड यूट्यूब मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। तो और क्या होता है कि जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम है टीवी पर, वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो यूट्यूब पर नए नए क्रिएटर हैं, वो एजुकेशन को क्या है, नए तरीके से पेश करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आपको अंडरस्टैंडिंग वे में अच्छा लगे। फिर आता है इसका सी टाइप, दैट्स ट्रू, हाँ ये बात सही है। ये हमेशा आपका फॉर्मेटिंग सही रहना चाहिए। पहले में आपको ग्रीटिंग्स देनी है, दूसरे में आपको एग्री करना है, तीसरे में आपको ट्रू करना है, फिर अपनी बात रखनी है। फिर तीसरा क्या बताता है, नाउ विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट कैन अटेंड लेक्चर्स, स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर देते हैं, ट्यूटोरियल्स लेते हैं, एवन क्लियर देयर डाउट्स इंस्टेंटली, और इंस्टेंटली अपने डाउट को क्लियर करते हैं। मीडिया हैज़ मेड एजुकेशन मोर इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। तो मीडिया ने क्या कर दिया, एजुकेशन को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बना दिया है, कि एजुकेशन क्या है, मोर इंटरेस्टिंग लगने लगी है बच्चों को और इंगेजिंग लगने लगी है, क्योंकि एनिमेशंस की यूज़ किया जा रहा है, कार्टूनिज्म का यूज़ किया जा रहा है, और जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है बच्चों को। फिर डी क्या बोलता है, हाउएवर, फिर भी वी शुड आल्सो कंसाइडर द नेगेटिव साइड, हमें क्या है, इसकी नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए। सम टाइम मीडिया स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होती है, मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है, अननेसेसरी कंटेंट देती है, विच कैन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज, जो क्या है स्टूडेंट को अपनी स्टडीज से, एजुकेशन से क्या है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या बोलता है, यू आर राइट, आप ठीक हो। आल्सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन, अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट नीड टू यूज़ मीडिया इन द बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबल वे। तो स्टूडेंट को क्या है, मीडिया का यूज़ रिस्पॉन्सिबल वे में करना चाहिए और बैलेंस वे में करना चाहिए, ताकि इसका ज़्यादा यूज़ ना करे, जिससे उनकी कंसंट्रेशन को लॉस होता है। अब दोबारा आ गई ए की बारी, तो ए इसमें दोबारा क्या बोलेगा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मीडिया हेल्प इन डिस्टेंस लर्निंग। मीडिया क्या करता है, डिस्टेंस लर्निंग में हेल्प करता है। स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज कैन आल्सो गेट क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेज एंड एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रूरल एरिया में, जो गांव में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां जिनके पास स्कूल, कॉलेज या फिर शहर की एक्सेस नहीं है, वो क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं। वो अपनी ब्रॉडकास्ट के थ्रू एजुकेशन की और ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। फिर इसमें आता है बी, यस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मीडिया प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटिन्यूइंग एजुकेशन थ्रू द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था, उसमें क्या है, ऑनलाइन क्लासेज ने, ऑनलाइन एजुकेशन ने इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। फिर सी क्या बोलता है, इट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेयरनेस फैलाई है, कैरियर के लिए गाइडेंस दी है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए हैं, जिससे उनकी स्किल की डेवलपमेंट हो सके। फिर डी क्या बोलता है, बट नॉट ऑल स्टूडेंट हैव इक्वल एक्सेस टू द डिजिटल मीडिया। लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, स्पेशली दोज वो आर रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरियाज में, उसके पास क्या, मोबाइल तो ले आएंगे पर नेटवर्क कहाँ से लाएंगे, तो किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। दिस क्रिएट ए डिजिटल डिवाइड, जो कि क्या करता है, एक डिजिटल डिवाइड को क्रिएट करता है। अब बात करते हैं इसमें ई क्या है, दैट्स ए वैलिड कंसर्न। ये क्या है, एक वैलिड कंसर्न है। गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड वर्क टू द इम्प्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी सरकार है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको क्या करना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि एवरीवन कैन बेनिफिट इक्वली, ताकि सभी को बराबर में इसमें फ़ायदा मिल सके। अब ए द्वारा क्या होता है कि टू कंक्लूड, सभी को कंक्लूड करके, वी कैन से दैट मीडिया इज ए पावरफुल टूल इन एजुकेशन इफ़ यूज प्रॉपरली। अगर सोशल मीडिया को या मीडिया को अगर हम प्रॉपर यूज़ करें तो ये हमारे लिए एक पावरफुल टूल है। फिर लास्ट में बोलते हैं सभी क्लोजिंग लाइन में, थैंक यू एंड
बस अपना ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो ये एक फॉर्मेट है ग्रुप डिस्कशन लिखने का, जो कि आपने देख लिया। अगर कोई भी ग्रुप डिस्कशन आता है तो आप इसे अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। पहले आपको पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, फिर आपको नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, फिर दोनों को कंक्लूड करके बताना है, और लास्ट में आपको इसमें फाइनल कंक्लूजन एक स्टूडेंट के थ्रू इसमें दे सकते हैं। ABCDE कोई भी स्टूडेंट इसमें कंक्लूजन दे सकता है। हमारा फोर्थ है, हमें एक पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ फॉर मैगजीन डिस्क्राइबिंग योर सिटी ट्रेवल फॉरेन विजिटर। You may add physical description including location, layout, geographical and architectural feature along with the reference to the history। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें एक इमेजिनेशन यूज़ करनी है, यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें बताया गया है। ये और है, देखो नहीं, ये इसमें नीचे वाले में क्वेश्चन वर्ज कर रखा है। फोर्थ का क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा हटके है, डिफरेंट है। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो एक मैगजीन पैराग्राफ क्या होना चाहिए, किसको लिख रहे हो देख लीजिएगा ध्यान से। एक पैराग्राफ लिखना है किसके लिए, एक ट्रैवल मैगजीन जो कि डिस्क्राइब करती है योर सिटी ए फॉरेन विजिटर। तो जो डिस्क्राइब कर रही है फॉरेन विजिटर को आपकी सिटी के बारे में। यू में ऐड फिजिकल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग लोकेशन। आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो लोकेशन के साथ। उसमें आप लेआउट बता सकते हो, ज्योग्राफिकल और आर्किटेक्चरल फीचर बता सकते हो, अलोंग विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ इसको जोड़ के बता सकते हो। तो आपको इसमें क्वेश्चन के बेस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप इसको कैसे लिखोगे देखते हैं इसको। तो इसका पैराग्राफ, मैगजीन पैराग्राफ क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ माई सिटी। तो आप इसको लिखोगे कैसे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपका क्या है, इसमें 250 वर्ड, शायद 250 से 300 वर्ड इसमें इनफ होते हैं, इतने वर्डों में इनफ रहेगा। तो इसमें आपको एक मैगजीन लिखना है, एक मैगजीन के लिए पैराग्राफ जिसमें एक इन्फॉर्मेटिव, अट्रैक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये एक हाईलाइटेड लोकेशन, हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर और स्पेशल फीचर होने चाहिए सिटी के इन द वे ऑफ इंटरेस्ट विजिटर्स में। तो अब बात करते हैं मैगजीन पैराग्राफ जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ माई सिटी के बारे में बताता है। इसको हम एक एक लाइन करके इसको समझेंगे। माई सिटी इज ए ब्यूटीफुल एंड डेवलपिंग प्लेस लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में ये सिटी एक ब्यूटीफुल शहर है, एक डेवलपिंग प्लेस है। इट इज सराउंडेड बाय द फर्टाइल प्लेन्स। ये किसके द्वारा घेरी गई है, जिसमें फर्टाइल्स उपजाऊ भूमि है। एंड हैज ए मॉडरेट क्लाइमेट, इसके बीच का मौसम है। मेकिंग इट कंफर्टेबल, जो कि इसको कंफर्टेबल बनाता है। टू लिव इन द थ्रू आउट द ईयर, जो कि पूरे साल इसको रहने योग्य बनाता है। द सिटी इज वेल प्लान्ड विद द वाइड रोड्स। ये सिटी क्या है, एक वेल प्लान्ड सिटी है जिसमें बहुत चौड़े रोड है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द सिटी इज इट्स ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को ब्लेंड मिक्सअप किया गया है। वेयर ओल्ड टेम्पल एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स स्टैंड अलोंग साइड, जिसमें क्या है, बहुत पुराने मंदिर हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो कि एक साइड है, और दूसरी साइड क्या है, न्यू मॉल्स और अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि मॉडर्न सिटी की पहचान है। द सिटी हैज़ आल्सो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो इस सिटी की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। एज इट वाज विटनेस्ड सेवरल कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ओवर द ईयर, जो कि इसने क्या है, देखे हैं बहुत सारे कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखे हैं बहुत सालों तक। ग्रीन पार्क्स एंड नियर बाई आर एग्रीकल्चर फील्ड एड नेचुरल ब्यूटी टू द अर्बन एनवायरनमेंट, जो कि क्या करता है, अर्बन एनवायरनमेंट में ग्रीन पार्क्स और जो खेती के फील्ड खेत है वो इसमें क्या करता है, अर्बन एनवायरनमेंट में एक नेचुरल ब्यूटी को फिल कर देता है। ओवरऑल माई सिटी, जो मेरी सिटी है, रिप्रेजेंट ए बैलेंस ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्न डेवलपमेंट। जो ये सिटी है वो रिप्रेजेंट करती है एक बैलेंस को हिस्ट्री के, कल्चर के और मॉडर्न डेवलपमेंट के। मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर बोथ रेजिडेंट एंड फॉरेन विजिटर। तो ये हमारा इस प्रकार हमने एक क्या लिखा है, इसमें एक पैराग्राफ लिखा है जिसका इजीली हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि भली बात इसमें हमने देख लिया है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें आप अपनी सेंटेंस कैसे कंप्लीट करोगे वो आपको देखने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसको समझना है, फिर इसमें आपको आंसर करना है। जैसे कि इसमें बताया गया है, ए स्टूडेंट ऑफन वंडर वेदर इट इज़ वर्थ गोइंग अब्रोड टू स्टडी। तो कई बार इसमें अचंभित होते हैं कि ये वर्थ इट होता है अब्रोड, बाहर विदेश में पढ़ने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि क्या करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पर। तो इसमें इमेजिनेशन करके आपको 1, 2, 3 और 4 आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। दूसरा क्या है, मैनी यंग पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग फेमस।
तो जो बहुत सारे यंग पीपल है वो फेमस होने के लिए ड्रीम करते हैं, बट इन रियलिटी फेम हैज़ इट ड्रॉबैक। तो रियलिटी में क्या है, फेम के एक ड्रॉबैक भी हैं एज वेल एज अट्रैक्शंस, और इसके साथ क्या है अट्रैक्शंस भी हैं। इसमें आपको 1, 2, 3 और 4 और एक इसके साथ 5 ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। ये आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसा कि इसमें देखते हैं एक एक करके हमने इसको कैसे कंप्लीट किया है। तो पहला है इसमें, स्टूडेंट ऑफन वंडर वेदर इट गोइंग टू अब्रॉड टू स्टडी, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये किस पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। सम स्टूडेंट बिलीव दैट दे स्टडिंग अब्रॉड गिव्स देम बेटर एक्सपोजर। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वो विदेश में पढ़ेंगे उनको बेटर एक्सपोजर मिलेगा, एडवांस एजुकेशन मिलेगी, इंटरनेशनल करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अदर्स हाउएवर फील दैट स्टडिंग इन देयर ओन कंट्री, हमारे खुद की कंट्री में पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, इमोशनली कंफर्टेबल होगा, एंड दे कैन स्टिल अचीव सक्सेस विद द गोइंग अब्रॉड। और वो क्या है, फिर भी अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं अब्रॉड जाने की बजाय। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, मैनी यंग पीपल ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग फेमस, बट इन रियलिटी फेम हैज़ इट्स ड्रॉबैक एज वेल एज अट्रैक्शन। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, जो इसमें दिया गया था उसको कंप्लीट ऐसे करना है कि ऑन द वन हैंड फेम ब्रिंग्स मनी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, आपके लिए फेमस हो जाओगे तो मनी आएगी, रिस्पेक्ट आएगी, रिकॉग्नाइजेशन आएगी। आल्सो इसके साथ साथ क्या आएगी, ये ओपन डोर करती है टू न्यू अपॉर्चुनिटी, आपके साथ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इट रिड्यूस प्राइवेसी एंड इंक्रीज प्रेशर। इसके साथ क्या है, आपकी प्राइवेसी को ख़त्म कर देगा और आप पर एक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा पब्लिक इमेज में, एक पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए। तो क्या पर बना रहेगा, आप कुछ गलत नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो देखना पड़ेगा कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपकी गाड़ी चलाओगे तो स्पीड में नहीं है, कोई देख रहा है, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बनानी है अगर आप फेमस होगे तो। नॉट ओनली दैट बट फेमस पीपल ऑफन फेस क्रिटिसिज्म। जो फेमस लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। स्ट्रेस फ्रॉम मीडिया, मीडिया से स्ट्रेस फेस करते हैं, फैन से स्ट्रेस फेस करते हैं। अल्टीमेटली फेम इज़ अट्रैक्टिव, फेम क्या है, अट्रैक्टिव है, बट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है और चैलेंजेस इसके साथ आते हैं तो दैट मस्ट बी हैंडल केयरफुली। तो उसके साथ हमें क्या है, उसको केयरफुली हैंडल करना होगा। तो ये हमारे इन दोनों के हमने आंसर एक एक करके देख लिया, दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको अपने वर्डों में खुद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जो मैंने लिखा वही करना है। ऑन द अदर हैंड आपको हमने ये लाइन कंप्लीट की। आल्सो इसके साथ किया, ऑन दी अदर हैंड दूसरे हैंड पे क्या, इसके नेगेटिव पॉइंट्स गिना दिए। नॉट ओनली दैट बट इसके साथ क्या है, ये नहीं है बट इसके साथ क्या है कि लग्जरी लाइफस्टाइल भी आते हैं। अल्टीमेटली क्या है, ये एक अच्छी चीज़ है बट इसको हमें बैलेंस के साथ रखना पड़ेगा। इसी प्रकार क्या है, जैसे बताया कि बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो बाहर पढ़ के क्या है, बहुत सारे विदेश में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो बताते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, अपने देश में पढ़ना चाहते हैं ताकि उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। अदर हाउएवर अपनी कंट्री में रह के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर हम इसका कंक्लूजन बताएं, जो कि आंसर में बताया था वैसे बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर इसके अलावा और भी आपको सोल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसके सॉल्यूशन और चाहिए और आपको क्वेश्चन पेपर करवाए जाए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको आपकी अच्छी तैयारी हुई है या नहीं हुई, आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपको क्या किस चीज़ में कमी आ रही है। तो उस चीज़ के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊँगा। आपको पैराग्राफ में, लेटर में, एप्लीकेशन में, ग्रुप डिस्कशन में या क्वेश्चंस एंड आंसर आ रहे हैं उनमें किस में कमी हो रही है, किस में आपको वीकनेस है वो बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा सकूँ, आपकी कमजोरियों का पता कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जाकर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।